हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लासेस में स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं सोम एंड मोस। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बच्चों अपना कंप्लीट किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके बारे में हमने उनके टाइप्स को कंप्लीट किया और उनकी डेफिनेशन को हमने वहाँ पे समझा था। तो आज की जो हमारी हेडिंग रहने वाली है बच्चों, जैसे कि आपने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हुक्स का नियम, हुक्स लॉ के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि हुक्स लॉ ने जो अपना नियम दिया था वो कौन सा नियम था। ठीक है, तो चलिए हुक्स लॉ की बात करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हुक्स का नियम। ठीक है, तो हुक्स लॉ ने कहा था कि जो हमारी इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट के भीतर जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो हुक्स लॉ ने ये नियम दिया और ये नियम दिया था तो इसका भी कुछ रीजन था, तो वो रीजन हम पढ़ेंगे। पहले हम एक डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है, जो इसकी एग्जिट डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, इसमें लिख सकते हैं हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इलास्टिक लिमिट के भीतर स्ट्रेस सीधे समानुपाती होता है विकृति के। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेस है सीधे समानुपाती होता है स्ट्रेस के, विकृति के। तो विकृति को कहते हैं स्ट्रेन। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्ट्रेन के। और जो स्ट्रेन होता है बच्चों, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके ई, क्योंकि ई स्ट्रेन होता है, सिग्मा होता है आपका स्ट्रेस। तो यदि हम इसकी बात करें तो सिग्मा इजकल टू हो जाएगा ई इंटू स्मॉल ई। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ठीक, यदि हम इसकी बात करें जो कैपिटल ई है बच्चों, कैपिटल ई होता है यंग मॉडुलस। तो ई हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ई यहाँ पे लिख ले कैपिटल ई बराबर आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई, तो सिग्मा को आप डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला आता है कैपिटल ई यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। क्या होती है? न्यूटन पर एम स्क्वायर। और यदि मैं ई की वैल्यू बात करूं तो ई की वैल्यू भी होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसकी बच्चों वैल्यू भी होती है। तो ये चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगी। अब मैं स्ट्रेस की बात करता हूँ कि जो हुक्स लॉ ने बताया था, यदि हम एक स्ट्रिप लें बच्चों, देखिए आप इसको थोड़ा सा समझेंगे भी। यहाँ पे देखिए कोई मैंने एक रोड ली जो कि आपको फिक्स कर दी गई, ऊपर से मैंने फिक्स कर दी और इस पर कोई एक लोड हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो लोड है ये एक्सटर्नल लोड लगाया और सपोज ये एक भार लगाया। सपोज हम भार लटकाते हैं, ये एक रस्सी है, इस पर एक भार फिक्स कर दे गए। सपोज हमने बच्चों कुछ भार यहाँ पे लगाया कि सपोज मान लो ये x kg का हमने कोई यहाँ पे लोड लगाया, तो ये भी जो कितनी बढ़ेगी x mm जो है, क्या होगा इसमें डिफरेंस आएगा। जितना लोड लगाया उतना ही उसमें क्या हुआ, उतने उसमें डिफरेंस हुआ, उसमें खिंचा हुआ। और जैसे ये लोड हटाएंगे तो ये इलास्टिक लिमिट के कारण क्या होगा, ये वापस पहुंच जाएगी। ये जो वस्तुएं नीचे खींचेंगी और जब लोड लगाएंगे तब खींचेगी, और जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये वापस पहुंच जाएगी। ये तब तक पहुंचेगी जब तक इसकी अपनी इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? जब इसकी अपनी खुद की कैपेसिटी है कि वो जैसे ही इसमें लोड लगाते हैं तो वो कुछ खिंच जाती है, और जैसे ही उस पर लोड हटाते हैं तो वापस वो अपनी इलास्टिक लिमिट के कारण क्या होती है, वापस पहुंच जाती है। जैसे कि रबड़, आप उसमें भी उसको समझ सकते हैं। देन हमने फिर एक कोई लोड लगाया, मान लीजिए इसमें y kg का लोड लगाया, और फिर क्या हुआ, फिर इसमें आपका कोई डिफरेंस आएगा, वो x mm y m का फिर डिफरेंस आया, फिर खिंचा हुआ, और जैसे ही ये लोड हटाया फिर वापस पहुंच गई। देन उसके बाद यदि हम फिर यहाँ पे z kg का लोड लगाते हैं, क्या बढ़ती है, तो z m ये नीचे की ओर बढ़ जाती है, देन ठीक है, ये चीज आपको समझे। तो एक लिमिट ऐसी होगी बच्चों, इसकी एक लिमिट ऐसी होगी कि सपोज दैट मैं यहाँ पे इसको f kg का लोड लगाता हूं और यहाँ पे ये f-1 mm आपकी क्या होती है, ये बढ़ जाती है।
ये क्या है, वहां पर वापस नहीं पहुंच पाती। क्यों? तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट ने अपना वर्क नहीं किया, मतलब वर्क हुआ बट इससे पहले तक इलास्टिक लिमिट अपना क्या हो रही थी, इलास्टिक लिमिट इसमें लागू हो रही थी। इलास्टिक लिमिट क्या कहती है, जब किसी वस्तु पर कोई लोड लगाया जाता है तो वो क्या करती है, तब तक वो खिंचाव की स्थिति में रहती है जब तक कि उस पर फोर्स कार्य कर रहा है, और जैसे ही फोर्स पे से हटाया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में पहुंच जाती है। ठीक है, तो बट ये इलास्टिक लिमिट की कैपेसिटी लिमिट से ये ज्यादा क्रॉस कर गया इस लोड पर, तो क्या होगा, इसमें एक खिंचाव उत्पन्न होगा, या इसमें मतलब स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन मतलब इसमें खिंचाव हो जाएगा। ठीक है, इसके लेंथ में कुछ डिफरेंस आएगा, वही डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, इसने बताया कि स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा शेप में, तो यही ओक्सलो ने समझाया था। अब यदि हम इसको एक ग्राफ में समझाने की कोशिश करें, इसको ग्राफ में लें, तो ग्राफ में हम इस तरीके से समझा सकते हैं। एक साइड आप क्या करें, एक साइड में आप स्ट्रेस डालें और एक साइड में आप स्ट्रेन लिखें, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इधर समझा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हमने कोई एक बच्चों ग्राफ लिया, सपोज एक लाइन ली, ये क्या है, ये एक स्ट्रेस है, ये क्या है, ये स्ट्रेस है, और ये होगा स्ट्रेन। ये है आपका स्ट्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं विकृति। ठीक है, विकृति, और इसको डिनोट करते हैं ई से। देन इसको कहते हैं प्रतिबल। ठीक है बच्चों, प्रतिबल, और ये होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इस पे लोड बढ़ाया, जैसे ही हम इस पे बच्चों स्ट्रेस क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही स्ट्रेस लगता है, मैंने अभी डेफिनेशन में समझाया। जैसे ही हम लोड लगा रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट में लगा रहे हैं, वो स्ट्रेस लगा रहे हैं। सपोज हमने एक लोड यहाँ लगाया, वो लोड क्या है, मान लीजिए बच्चों ये लोड है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर और करके लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लो, सपोज मैंने यहाँ पे लगाया लोड, और ये क्या एक्स केजी का लोड लगाया, ये क्या लगाया एक्स केजी का, तो जो इसकी डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, एक्स एम एम, इसमें बच्चों खिंचाव आ जाएगा, और वो खिंचाव जो होगा वो स्ट्रेन में से होगा। जो खिंचाव होगा वो स्ट्रेन में होगा, क्योंकि हमने बचा जब तक ये इलास्टिक लिमिट में रहती है तो इसकी साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और जैसे ही इलास्टिक लिमिट को ये क्रॉस करती है तो उसमें चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो देन उसके बाद अब यहाँ पे फिर हमने एक लोड लगाया, ये y kg का हमने लोड लगाया बच्चों इसमें, फिर इसमें कुछ डिफरेंस आया, फिर इसकी लेंथ में, तो ये जो हम ये पॉइंट पॉइंट ग्राफ बनता है, ये वाला पॉइंट हम ग्राफ यहाँ पे बनाते चले जाते हैं। ठीक है, ये वाला, तो देन उसके बाद फिर आपने जेड के जी का लगाया, सपोज दैट यहाँ पे जेड के जी का लगाया, और ये फिर आपका पॉइंट मिला, और ये आपने जेड के जी का सपोज डिफरेंस यहाँ आ गया। देन उसके बाद आपका फिर जो है बच्चों, आपने फिर यहाँ पे ये यहाँ तक बना आई थिंक। ठीक है, देन उसके बाद फिर आपका बच्चों ये आया, और यहाँ तक कितना आपने लोड लगाया, तो ये वाली चीजें आपकी, ये आ गया आपका y, ये आपका z, और ये आपका f आया। तो आपके यहाँ पे f kg का आया, तो f mm ही आपका यहाँ पे बढ़ा, f माइनस 1 kg बढ़ा। तो ये जो डिफरेंस आया बच्चों, ये यहाँ से जो डिफरेंस शुरू होता है ये वाला, तो ये ग्राफ आपको बनाना होता है। ठीक है, तो ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट कहलाता है। इसके बाद इस पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद बच्चों क्या हुआ, डिफरेंस आया, और वो डिफरेंस आपको इस लाइन में शो करना होगा। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ बनाना होता है, इन्होंने जो बताया था। बस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको पॉलिटेक्निक में पूछी जाती है, वो डेफिनेशन पूछी जाती है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, इलास्टिक लिमिट के भीतर स्ट्रेस सीधे समानुपाती होता है विकृति की। तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, और जो आपका फॉर्मूला आता है डायरेक्टली, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, और स्ट्रेस होता है आपका सिग्मा डायरेक्टली ई, मैंने लिखा, तो ये एक फॉर्मूला आपका निकल के आता है यहाँ से, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें बच्चों समझ में आई होंगी, क्योंकि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसके बारे में, वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होंगी चीजें, तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। तो अब डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें जो डालेंगे वो रहेगी अपनी आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बात करेंगे, ये चीज़ें आप लोग जल्दी से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूँ बच्चों, उसको आप लिखेंगे साथ साथ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन
कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो इसके लिए जल्दी से हेडिंग डालेंगे सभी। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक बच्चों हेडिंग डाल लिया होगा। तो अब इसकी बात करते हैं। देखिए, जो हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आप लोगों का ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व होता है माइल्ड स्टील के लिए, वो आपका बच्चों स्ट्रेसिस एक कर्व बनता है, जैसे कि अभी हमने हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो शो होगा वो आपके स्ट्रेसिस होंगे। कोई एक माइल्ड स्टील रोड ली, ठीक है, जैसे कि हमने उसमें अपने टेस्ट में पढ़ा था, तो उसके बारे में हमने वहाँ पर टेस्ट में भी आपको थोड़ा सा समझाया था कि जब कोई रोड होती है, सपोज दैट कि रोड है और रोड के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, तो एक इसकी ऐसी लिमिट होती है, ये अपनी कैपेसिटी के कारण एक सीधी स्ट्रेट लोड बढ़ता चला जाता है, बट इसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आता। जब चेंजेस कब आता है, जब ये अपनी कैपेसिटी से, इसकी कैपेसिटी से वो लोड ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करती है, अपनी शेप एंड साइज में परिवर्तन होना शुरू कर देती है। तो जब वो परिवर्तन होता है, तो उस पॉइंट से जब जिस पॉइंट से इसका परिवर्तन होना शुरू हुआ, तो उस पॉइंट से हम उन पॉइंटों को देखेंगे कि वो पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जब इसमें शेप में, इसकी शेप और साइज में परिवर्तन होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे जो लोड लगता है वो स्ट्रेसिस को शो करेंगे, और ये वाला जो होगा वो स्ट्रेन को होगा। इसको कहते हैं स्मॉल ई, ठीक है। और इसको बच्चों कहते हैं हिंदी में प्रतिबल, ठीक। देन इसको हिंदी में कहते हैं विकृति, आप लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको विकृति स्ट्रेन को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट माना, एक रोड ली, ठीक है, ये ओ है। तो रोड बच्चों सपोज दैट मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपने क्या करा, एक रोड ली, ये आपकी रोड थी, ये आप किस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा। चलिए इधर ही ले लेते हैं। ये आपकी रोड है इस तरीके से, ठीक है, और ये आपकी ये रोड थी, इस पर आपने फोर्स लगाया, ठीक है। ये मशीन में आपने यूटीएम मशीन पे एक रोड ली, और उसको जो है उस पर फोर्स लगाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या जो परिवर्तन हो रहे होंगे, तो उनको हम यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ में देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेशन में आपके जो लोड परिवर्तन आते हैं। क्योंकि हमने इसके बारे में लास्ट क्लास में भी आपको टेस्ट के रूप में समझाया था कि जो टेस्ट होता है टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स होते हैं, तो वो वाले जो अब इस पर सपोज दैट बच्चों एक फोर्स ही लग रहा है, और इसको मशीन में फिक्स करके इस पर पी लोड लगाया गया और इस पर पी लोड लगाया गया। तो इस जो रोड है, ये जो रोड थी, इस रोड में क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस, सपोज दैट इसकी एक अपनी स्ट्रेंथ होगी, इसकी एक अपनी स्ट्रेंथ होगी। जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ के कारण ये बच्चों कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होता। अब वो चेंजिंग कब तक नहीं होगा बच्चों, वो चेंजिंग आपका इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ से आपने फोर्स लगाना शुरू करा, तो वो जो फोर्स आपका इस तरीके से स्ट्रेट चला, और यहाँ पर आने के बाद इसकी एक लिमिट आ गई, यहाँ पर आने के बाद इसकी क्या आ गई, एक लिमिट आ गई। तो ये पॉइंट जो कहलाएगा बच्चों, ये पॉइंट मान लीजिए हमने माना कि ये ए पॉइंट है, और ए पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, जैसे हमने लोड बढ़ाया मशीन से, यूटीएम मशीन से, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होना शुरू हुआ। तो वो जो चेंजेस हुआ, थोड़ा सा हल्का हल्का जो चेंजेस शुरू हुआ, तो वो कुछ चेंजेस बच्चों इस तरीके से हम उसको शो करेंगे, इस तरीके से। और फिर क्या हुआ, फिर इसकी शेप में पूरी तरीके से कुछ चेंजेस आपको दिखने भी लगे, ठीक है। जब वो दिखाई देने लगे काफी सारे, तो ठीक है, कुछ चेंजेस, सपोज दैट ये डी था, ये माना आपने क्या क्या था बच्चों, ये डी था, तो ये अब डी डैश हो गया, क्या हो गया, डी डैश या डेल डी हो गया, ठीक है। तो इसके शेप और साइज में क्या होगा, लेंथ में भी इंक्रीमेंट हो गया, और इसके डाय में भी डिक्रीज हो गया। तो क्या होगा, तो वो परिवर्तन आप कैसे शो करेंगे, तो वो परिवर्तन आप लेंगे इस तरीके से शो करेंगे कि वो यहाँ तक आया, मैक्सिमम लोड यहाँ तक संभाला, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला लोअर पॉइंट होगा। कि वो क्या होगा, अब जैसे ही आपने लोड यहाँ तक मैक्सिमम बढ़ाया, फिर उसको आप छोड़ देंगे, उस लोड को रिलीज छोड़ देंगे। तो रिलीज का मतलब उसको मैक्सिमम लोड था वो नहीं बढ़ाएंगे, और जो कॉन्स्टेंट लोड लगाया हुआ है सिर्फ उसी को रखेंगे, उसके बाद उसमें लोड नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जो जिस लोड पे आपने लगा रखा है उसी लोड को आप लेके चलेंगे। तो ये जो लोड होगा और ये जो आएगा, ये मानेंगे ए डैश, और ये जो होगा बी होगा, और ये होगा बच्चों सी। तो ये सी पॉइंट माना मैंने यहाँ पे, ठीक है।
और सी पॉइंट जैसे आपने लोड बढ़ाया तो बस अब क्या करेगा, ये सीधा सीधा सा जिस लोड पे आपने लगा रखा है बस उस लोड से ज़्यादा नहीं बढ़ाना, तो उसी लोड पर ये सीधा सीधा अपना बढ़ता रहेगा, इसकी लेंथ में डिक्रीज होता मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा और डाया में डिक्रीज होता रहेगा, तो ये उस लोड पर बढ़ता रहेगा। यदि हम लोड बढ़ाते तो बच्चों क्रैक होने के चांसेस हो जाते, क्या होते, क्रैक होने के चांसेस हो जाते। तो देन उसके बाद हमने यहाँ तक इस पर लोड इंस्टेंटली रखा और देन जैसे ही इस पर फिर से लोड बढ़ाया गया तो ये एक अपनी अपर लिमिट में पहुंचा और यहाँ तक इसने लोड को सहन किया और देन जैसे फिर ये अपने यहाँ पर आकर बच्चों क्या फटीग फेलियर हो जाता है, इसको मानते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं ई और इसको मानते हैं ई। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनता है, तो ये ग्राफ ही आपको स्ट्रेस हिस्ट्री कर्व कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इसको पॉइंटों के यदि हम समझाएं तो ये जो पॉइंट होते हैं इन पॉइंटों को हम लिख सकते हैं कि जो ए डैश होता है, ए डैश पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं ए डैश पॉइंट होता है, ए क्या होता है आपका, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, तो इनको यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, आप सभी मेरे साथ में लिखेंगे बच्चे। देखिए सबसे पहला हमारा जो पॉइंट हमने लगाना शुरू किया वो आपका क्या था, ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला ओ पॉइंट को लिखेंगे। ओ पॉइंट जो है आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, क्या बोल सकते हैं इसको, ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, ये ओ जो है ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट। ठीक, देन उसके बाद हमारा जो पॉइंट लोड बढ़ाते गए देन उसके बाद हम पहुंचे ए पॉइंट पर। और ए पॉइंट ऐसा था जब आपको ए पॉइंट के बाद तुरंत थोड़ा सा क्या हुआ, उसमें चेंजेस होने का आभास हुआ, आपको लगा कि चेंजेस होने शुरू हो गए, तो उस पॉइंट को माना आपने ए, और उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ तो उसको माना ए डैश, और जब उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए तो उसको माना बी डैश, और फिर उस पर लोड आपने रिलीज कर दिया, लोड को आपने कांस्टेंट रखा, उस पर वही लोड लगाते रहे, उसके बाद उस पर लोड नहीं बढ़ाया गया, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई। देन उसके बाद थोड़ा सा फिर आपने लोड बढ़ाया तो वो मैक्सिमम पॉइंट हो, तो ये जो होगा, ये वाला ई जो होगा, यही मैक्सिमम स्ट्रेस कहलाता है। ये क्या आता है, इसका मैक्सिमम लिमिट कहलाएगी, ये जो अपर लिमिट है ई। ठीक है, तो इसको हम शो करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ए जो है बच्चों, ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपोर्शनल, ये होती है प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, इसको कहते हैं ए को। अब देन इसके बाद हम यदि ए की बात करें, ए डैश क्या होगा, अब जो ए प्रोपोर्शनल लिमिट का होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट होती है ये वाली पॉइंट जहां पे चेंजेस होना शुरू ही हुआ था, उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। देन इसके बाद यदि हम बात करें, फिर अब आता आपका ए डैश, इससे जो ए डैश होगा वो होगा इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये जो कहलाएगा इलास्टिक लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो इलास्टिक लिमिट पॉइंट इसको क्यों कहा गया, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट इसलिए कहा गया बच्चों, जब इस पे लोड बढ़ा रहे थे तो लोड यहाँ तक बढ़ा, थोड़े चेंज हुआ, तो ये एक पॉइंट ऐसा था कि यहाँ से जो इसकी शेप एंड साइज है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में पहुंच सकता था, बट इसको क्रॉस करने के बाद ये अपनी शेप में नहीं आ सकता था। मतलब एक तरीके से कोई व्यक्ति यदि यहाँ तक पहुंच रहा था तो वो एक बार उसके आने के चांसेस वापस थे, बट वो इससे यदि आगे बढ़ गया तुरंत तो फिर वो वापस नहीं आ सकता उस पोजिशन पर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने ए डैश लिखा। उसके बाद आपका जो आएगा बी, बी जो होता है हमारा बी पॉइंट है वो होता है अपर याइल्ड पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, अपर याइल्ड पॉइंट, अपर याइल्ड, इसको लिखेंगे अपर याइल्ड पॉइंट। देन उसके बाद जो आपका सी होता है, सी होता है लोअर याइल्ड पॉइंट, लोअर सी जो होता है ये होता है अप लोअर याइल्ड पॉइंट। ठीक, देन उसके बाद हमारा जो आपका डी पॉइंट है, डी एक ऐसा होगा जो आपका स्टैंडिंग पॉइंट कहलाएगा, जो स्टेन हुआ, जो इसमें चेंजेस आया, परिवर्तन हुआ, और डी पॉइंट वो चेंजेस होते चलेगी कितने तक, डी पॉइंट तक उसमें चेंजेस होते चले गए, तो उसको कहेंगे स्टेन स्टैंडिंग, या स्टार्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे डी को लिखेंगे स्टैंडिंग पॉइंट भी आप इसको लिख सकते हैं, स्टैंडिंग पॉइंट। और देन उसके पास जो ई होता है, ई बच्चों मैंने बताया था कि आपका जो ई होता है वो होता है मैक्सिमम, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं इसको आप, ई को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ई जो है अल्टीमेट, ठीक है, ई जो होता है अल्टीमेट पॉइंट होता है, यहाँ पे इसको आप शो कर सकते हैं, ई अल्टीमेट पॉइंट होता है। ठीक, और देन उसके बाद आपका जो एफ है, एफ होता है नेकिंग पॉइंट, एफ क्या होता है, नेकिंग पॉइंट।
ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको स्ट्रेन या स्ट्रेन कर्व को आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि आपसे बच्चों पूछा भी जाता है। इनकी यहाँ पे 100 तरीके से इस तरीके से इनकी लिमिट में होती है, बट वो आपसे नहीं पूछी जाती सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये डायग्राम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और जो आपको यहाँ से थोड़ा सा स्टार्टिंग आया, तो एक होता है आपका यहाँ से जो पॉइंट में आगे बढ़ता है उसको पॉइंट कहते हैं वो ना कैपिटल जी। तो कैपिटल जी भी होता है इसमें, ये वाली चीज़ भी आप ले सकते हो। तो कैपिटल जी को कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। कैपिटल जी जो जी आता है तो ये होता है ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी इजकल टू ब्रेकिंग, तो जी को जो लिख सकते हैं आप ब्रेकिंग पॉइंट, आप यहाँ पे शो करके लिख सकते हैं। ठीक है, शो कर सकते हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से आपसे ये पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब ना फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे डिस्कस। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना इलास्टिक कांस्टेंट्स जो होते हैं आपके, तो उनके बारे में समझेंगे कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, उनकी डेफिनेशंस आती हैं और उनके विद फॉर्मूले भी आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया होगा। देखिए इसके बाद हम हेडिंग जो डालेंगे, अब डालेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। अब हमारी जो हेडिंग रहेंगी वो रहेगी इलास्टिक इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट जो हमने अभी तक माने वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है हमारा यंग मॉडुलस होता है, रिजिडिटी होता है, बल्क मॉडुलस होता है और म्यू होता है। ठीक है, ये आई थिंक हम लोगों ने बच्चों सभी पढ़े। और ई के जी इनके बारे में हमने लास्ट क्लासों में बच्चों पढ़े काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पे हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस भी किया था। तो हम इनके बीच इनके बारे में पढ़ेंगे। जो आपका ई होता है, जी होता है, के होता है और म्यू होता है। ठीक है, तो म्यू के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का अपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था इनके बारे में, पर अब हम क्या करेंगे, इनको एक डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आपका जो पहला होता है इलास्टिक कांस्टेंट वो क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या बच्चों इसको कहते हैं यंग मॉडुलस। तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट होता है आपका मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या बच्चों इसको कह सकते हैं हम यंग मॉडुलस। मैंने अभी अभी बात करी थी आपको पहले भी चीज़ें कि इसको कहते हैं यंग मॉडुलस। ठीक, तो इसको जो शो प्रदर्शित करते हैं वो हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता मापांक बोल सकते हैं। प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कहते हैं प्रत्यास्थता मापांक। ठीक है, हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं ये वाली चीज़ें। ठीक है, या यंग मॉडुलस को कहते हैं हिंदी में यंग मापांक। इसका हिंदी में दूसरा नाम भी क्या होता है? यंग मापांक। तो आपको दोनों तरीके से पूछता है तो आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या कहते हैं उन चीज़ों के बारे में पता होना भाई ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पे जो इसकी बढ़ेंगे कि आपकी जो इसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। और जो ई होता है, ठीक है, किया इसको लिख सकते हैं किया जाता है। और जो ई होता है, ई की वैल्यू, तो जो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक कांस्टेंट में, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिग्मा स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक कांस्टेंट में स्ट्रेन के। तो यदि हम यहाँ से बात करें तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है स्ट्रेस, देखिए जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? इसको हम थोड़ा सा, चलिए पहले मैं इसको यहाँ पे जो सिग्मा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इजकल टू ई इंटू ई, ये हमने हुक्स लॉ में पढ़ा।
और यहाँ से जो हुक्स लॉ भी को किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो सिग्मा इक्वल टू ई, तो आपका यहाँ से ये फॉर्मूला आया। तो हम कह सकते हैं कि यंग मॉडुलस जो बराबर होता है हमारा यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, ठीक है, स्ट्रेन के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाली डेफिनेशन भी इसमें। और जो ई की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कि ई की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बच्चों इसको लिख सकते हैं, ये आपकी ई की वैल्यू होती है। तो यहाँ चीज़ें सब चीज़ आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ई क्या है, यंग मॉडुलस है, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस ई लिख सकते हैं। और स्ट्रेस अपन स्ट्रेन होती है कौन सी, जब आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको चीज़ें पूछी जाती हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस आपका क्या होता है, उसकी जो फॉर्मूला होता है वो भी पूछा जाता है। यहाँ से आपको बच्चों न्यूमेरिकली भी देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हमारा रिजिडिटी जो आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चों आपकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों इलास्टिक कॉन्स्टेंट के ऊपर। हमने अब पढ़ेंगे हम जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जो प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इनके बच्चों रिलेशंस आते हैं, जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको सिद्ध कैसे किया जाता है, प्रूफ आपको वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग जो है सेकंड बच्चों पढ़ेंगे हम, सेकंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो जो इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसको हम जी कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, या बच्चों इसको शियर मॉडुलस ही बोल सकते हैं। इसको दूसरा क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शियर मॉडुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शियर मॉडुलस भी इसको बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि शियर मॉडुलस भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको दोनों तरीके से याद रखनी है कि मॉडुलस रिजिडिटी, तो इसको आप जो हिंदी की बात करें दृढ़ता मापांक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को दृढ़ता मापांक, दृढ़ता मापांक, या इसको कहते हैं शेयर को कर्तन मापांक, कर्तन मापांक, ठीक है। तो आप हिंदी में भी इसको लिखेंगे दोनों तरीके से। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी जो बात करें इसमें आप लिख सकते हैं इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में हमने बच्चों लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा समझा था कि जो आपका जी होता है, जी वो आपका इक्वल टू होता है टो अपॉन फाइव, टो अपॉन फाइव। और फाइव क्या है इसमें, और टो क्या है, टो बच्चों शियर स्ट्रेस है और फाइव क्या है, शियर स्ट्रेन। तो आप इसमें सकते हैं कि जी बराबर क्या हो गया, शियर 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 स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, क्या होगा, शियर स्ट्रेन, ठीक। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं बच्चों इसमें शियर स्ट्रेस तथा शियर स्ट्रेन तथा शियर स्ट्रेस तथा शियर स्ट्रेन के अनुपात को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बच्चों सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ये आप चीज़ें पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। उसको डेफिनेशन के रूप में यदि पूछता है आपसे एग्जामिनर, तो आप यहाँ तक एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थे, चीज़ों को आप यहाँ पे समझा सकते हैं। देन उसके बाद आता है बच्चों, अभी तक हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया,
ये पढ़ लिया। देन अब बात करेंगे हम के को जो होता है बच्चों वो होता है बल्क मॉडुलस। क्या होता है के होता है आपका बल्क मॉडुलस, जिसे हिंदी में कहते हैं आयतन मापांक। ठीक है, जो तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों वो होगा बल्क मॉडुलस। और फिर म्यू के बारे में पढ़ेंगे। म्यू होता है जो पॉइजन रेशो होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पॉइजन रेशो के अंदर आते हैं म्यू की बात वहाँ पे हम करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट बच्चों जो है वो है आपका बल्क मॉडुलस। तो अभी तक हमने दो पढ़े, अब हम तीसरा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, जिसे बच्चों हिंदी में कहते हैं हम आयतन मापांक। क्या कहते हैं? आयतन मापांक। आप लिख सकते हैं इसको आयतन मापांक। ठीक है, और इसको जो डिनोट करते हैं वो हम बच्चों करते हैं के से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे इस तरीके से बच्चों लिखे इसे के से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बल्क मॉडुलस के बारे में हम समझा सकते हैं कि इसे जो है के से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप थिंक लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पर लिखो। देन उसके बाद यदि हम बात करें जो के होता है, तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो बच्चों होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। किसके होता है? के जो होता है, जो हम यदि हम बात करें के किसके अपॉन होता है? वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन के। क्या होता है? सॉरी, डायरेक्ट स्ट्रेन अपॉन क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन के या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है क्या? ठीक है, आपका बल्क मॉडुलस। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन होता है वॉल्यूम स्ट्रेन के अनुपात को क्या कहते हैं हम बच्चों? बल्क मॉडुलस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यदि इसकी बात करें डायरेक्ट वॉल्यूम, तो डायरेक्ट वॉल्यूम होता है के इक्वल टू डेल वी। डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा बच्चों? डायरेक्ट स्ट्रेस होता है आपका सिग्मा, सॉरी जो के होगा तो डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं सिग्मा। और वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ, वॉल्यूम में विकृति हुई, तो उसको आप लिख सकते हैं बच्चों क्या? डेल वी। तो ये आई थिंक आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे? चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। जो के होगा, के की वैल्यू सिग्मा अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। और जो वॉल्यूम स्ट्रेन है, क्योंकि स्ट्रेन का मतलब होता है कि विकृति, उसमें परिवर्तन कुछ कर रहा होगा, तो इसके लिए डेल वी लिया। तो इसमें हम डेफिनेशन को हम किस तरीके से शो करेंगे वो हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं सीधे प्रतिबल। ठीक है, लिख सकते हैं सीधे प्रतिबल, जिसको बच्चों कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट। इसको लिख सकते हैं सीधे प्रतिबल मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस तथा आयतन विकृति होती है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशो को बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो आप डेफिनेशन को इस तरीके से इसमें समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को ये बच्चों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने यहाँ आपको समझाई। देन अभी यदि फॉर्मूले की बात करें, मैंने आपको ये भी बता दिया, और जो फॉर्मूला होगा आपका बल्क मॉडुलस का, ठीक है, ये चीज़ें भी मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दी है। अब यदि हम इसमें स्ट्रेन की बात करें, आपको पता है जब स्ट्रेसिस होता है किसी भी स्ट्रेन के अंदर जो स्ट्रेस होते हैं, वो वॉल्यूम में जो स्ट्रेन आता है, तो वो क्या होता है? वो बच्चों आपको स्ट्रेन होता है डेल वी अपॉन क्या होता है? वी होता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो परिवर्तन हुआ वो, और देन आपका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो वाली चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेन में वॉल्यूम, स्ट्रेन के अंदर किसी वॉल्यूम में स्ट्रेन के कारण जो परिवर्तन होता है उसे ई वी से कर सकते हैं, और जो परिवर्तन हो डेल वी अपॉन वी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डेल वी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के यहाँ पे भी रख सकते हैं।
तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने बताई इसलिए आपको यहाँ पे नोट करके भी लिखी जा सकती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अपना पॉइजन रेशो, जो आपका म्यू से प्रदर्शित करता है। ये आप लोगों ने डेफिनेशन फॉर्म में लिखेंगे जल्दी से। देन उसके बाद हम बात करेंगे अपनी पॉइजन रेशो के बारे में, ठीक है, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारे कौन से इलास्टिक कॉन्स्टेंट हैं, ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई, ठीक है। अभी तक हमने 3 को कंप्लीट किया। देन चौथा जो होता है बच्चों आपका था पॉइजन रेशो, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, देन अब हम बात करेंगे अपना पॉइजन रेशो। फोर्थ जो आता है आपका बच्चों वो है पॉइजन रेशो, ठीक। पॉइजन रेशो, ठीक है। तो इसको हम बात करें, जो पॉइजन रेशो होता है, सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। और जो म्यू की वैल्यू होती है, मैंने बताया था, देखिए म्यू की वैल्यू आपको इस तरीके से, इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो वो लेटरल स्ट्रेन अपॉन आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में जाता है। जैसे कि हम बात करें किसी कोई बॉडी है, बच्चों देखिए, जब सपोज दैट हमने एक ये रोड ली और इसको जब फिक्स करते हैं, तो इसके जब स्ट्रेन या स्ट्रेस इस पर लगते हैं, ठीक है, स्ट्रेस, सपोज दैट आपने ये रोड ली और इस पर भाई स्ट्रेस लग रहा होगा, स्ट्रेस के कारण, तो स्ट्रेस लग रहा होगा तो फिर स्ट्रेस स्ट्रेन भी जनरेट होगा, और वो क्या करेगा, खिंचाव की स्थिति में लाएगा। तो यहाँ पर जो इसके परिवर्तन आया इसकी वॉल्यूम और लेंथ में, तो वो वाली चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो ये वाला सपोज इसका ओरिजिनल डाया क्या था, ओरिजिनल डाया आपका यहाँ से यहाँ तक था डी। अब ये जो डाया बचा इसका, ये बच गया डेल डी, ठीक है। अब इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी बच्चों एल, क्या थी, एल। यहाँ तक आपको समझ में आया, जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल थी। देन उसमें जो चेंजेस आया वो कितना, डेल एल आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये चेंजेस आया किसके कारण, स्ट्रेन के कारण। और स्ट्रेस भी तो लग रहा था, स्ट्रेस भी लग रहा था, फोर्स लगाया, ये वाला हमने एफ या पी कोई भी फोर्स लगाया, तो आप में जो चेंज, अब जो हम इनको अलग अलग सकते हैं। देखिए जो लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन होता है हमेशा डाई में। तो डाई में जो चेंजेस हो डेल डी अपॉन होता है ओरिजिनल, मतलब लेटरल स्ट्रेन कहता है कि चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया के रेशो को लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। और जो आपका बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि आपकी लेंथ में होगा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होगा इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो होगा आपकी लेंथ में चेंजेस। तो डेल एल क्या हो जाएगा बच्चों, वो जाएगा लेंथ में चेंजेस अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये चीजें आपको यहाँ थी, दोनों चीजें समझ में आ गई, लेटरल स्ट्रेन भी आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आपको यहाँ पे बच्चों समझ में आ गया। देन यदि हम बात करें तो यदि इसकी फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला म्यू का होता है माइनस, और माइनस इसलिए आता है बच्चों, इसमें माइनस ही ले जाता है, ठीक है। माइनस इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन, क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो जो हिंदी में बात करें तो इसको देखो, स्ट्रेन को विकृति कहते हैं, लेटरल होता है पार्श्व, तो आप लिख सकते हैं इसको पार्श्व विकृति, क्या कहते हैं इसको, लेटरल को पार्श्व और हिंदी में स्ट्रेन कहते हैं विकृति। तो इसको लिख सकते हैं पार्श्व विकृति अपॉन किसका होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है अनुदैर्ध्य, क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या हिंदी में लिखेंगे इसको, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप दोनों को चीज़ों को समझ में आ गई। अब जो इसकी वैल्यू होती है म्यू की, तो म्यू की जो वैल्यू आती है बच्चों, वो म्यू की वैल्यू हम लेते हैं हमेशा 1/m। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ये लेते हैं, म्यू की जो वैल्यू होती है वो 1/m होती है। और यदि इसकी मान की बात करें तो म्यू का जो मान लिया जाता है, म्यू का मान लिया जाता है बच्चों इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के 0 से लेकर म्यू की वैल्यू जो लेती है, जो म्यू की वैल्यू 0 से लेकर कितनी होती है, वो आपकी 0.5 तक ले कहते हैं। ये आपकी जो आती है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए आती है, किसके लिए आती है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए।
आपकी इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए होती है, पर जो इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग के लिए आप जो इसकी वैल्यू लेते हैं 0 से लेकर 0.5 तक इसकी वैल्यू ली जाती है। यदि और मेटल के लिए जैसे रबड़ होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। बट हमारे जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ 0 से लेकर 5 तक की, जैसे रबर की होगी, कॉक की होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताऊँ, कॉर्क की हो गई, ठीक है, जो म्यू की वैल्यू होती है कॉर्क की होती है, तो जो कॉर्क की वैल्यू होती है, ठीक है, वो बच्चों आपकी 0 होती है। और यदि मैं रबर की बात करूं, ठीक है, यदि रबर की बात करते हैं तो रबर की होती है 0.5। तो मैक्सिमम किसकी होती है, रबर की, और मिनी होती है कोर की। तो दो वैल्यू का आप रख सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉन्क्रीट की कितनी होती है, तो कॉन्क्रीट की 0.10 से लेकर 0.20 तक आपकी कॉन्क्रीट की होती है। तो ये म्यू की वैल्यू आपको अलग अलग है। हालांकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, म्यू की वैल्यू आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो वहाँ पे पूछी जाती है इसकी म्यू की वैल्यू, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है आपकी अलग अलग कंडीशंस पर। जो आपके मटेरियल होते हैं, जो इंजीनियरिंग के अंदर जो मटेरियल होते हैं, जैसे माइल्ड स्टील की बात करें, उसकी कितनी होती है, आयरन कितनी होती है, तो माइल्ड स्टील की जो होती है 0.33 होती है। तो इसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू आपको बच्चों सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे नहीं पूछी जाती वैल्यू, आपसे सिर्फ ये डेफिनेशंस पूछ सकता है एग्जामिनर जो पूछेगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देन अब इसके बच्चों नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे इसके रिलेशंस, जो आपके रिलेशंस होते हैं इनके सबके, जो हमने चारों पढ़े हैं। हमने अभी तक ई भी पढ़ लिया, जी भी पढ़ लिया, के भी पढ़ लिया और मी भी पढ़ लिया। अब इनके अंदर जो आपके रिलेशंस आते हैं चारों के अंदर, ठीक है, इन चारों के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जब तक के लिए अभी आप लोग इनको नोट करेंगे और अच्छे से रीड करेंगे। यदि आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बच्चों आप उसको बता सकते हैं या पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रैक्टिव क्लासेस, उसके ऊपर जाकर बच्चों आप अपना नोट्स, जो आपको क्लास नोट्स हैं वो अवेलेबल होंगे, और उसको जाके आप ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे कि आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे, जैसे सॉम के होंगे, और भी क्वेश्चन पेपर होंगे, उनको हम अपलोड करेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। और हमारे द्वारा क्लास भी लेके लेके मतलब लेके आ रहे हैं हम लोग आपके लिए, जो क्लास आपको कराई जाएंगी, ठीक है, सॉल्यूशन। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।